Welcome to today's The Hindu 17th April analysis. कल्पना कीजिए, घर की सुरक्षा के लिए एक बेहद उन्नत और खतरनाक गार्ड डॉग रखा गया है। अच्छा। हाँ, लेकिन एक दिन अचानक पता चलता है कि वो गार्ड डॉग बाहर के खतरों से लड़ने के बजाय खुद ही घर के ताले तोड़ना सीख गया है। डरावना है ना? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति है। मतलब रक्षक ही भक्षक बन गया। बिल्कुल। और तकनीकी दुनिया में एंथ्रोपिक का नया माइथॉस एआई मॉडल बिल्कुल यही कर रहा है। ये हमारी साइबर सुरक्षा की पूरी बुनियाद को हिला सकता है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण का एजेंडा बहुत स्पष्ट है। जी। हम सिर्फ सुर्खियां नहीं पढ़ेंगे। जो गंभीर छात्र और नीति विश्लेषक इस विश्लेषण को सुन रहे हैं, उनके लिए आज के अखबार की हर एक खबर के पीछे छिपे क्यों और कैसे की परतों को खोलेंगे। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। और आज का समाचार पत्र वास्तव में एक मास्टर क्लास है। देखिए, जब हम इन सभी खबरों का गहराई से विश्लेषण करते हैं ना, तो पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, पर्यावरण के नियम और ये जो एआई के खतरे आपने बताए, हाँ, ये कोई अलग अलग बक्से नहीं हैं। ये भारत की राज्य व्यवस्था और भविष्य की चुनौतियों का एक ऐसा उलझा हुआ ताना बाना है, जहां एक डोमेन में लिया गया फैसला सीधे दूसरे डोमेन को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक विश्लेषक के रूप में इन कड़ियों को जोड़ना ही हमारा मुख्य काम है। तो शुरुआत भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के सबसे संवेदनशील और ऐतिहासिक विषय से करते हैं, परिसीमन यानी डिलिमिटेशन। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि 2011 की जनगणना पर आधारित जो नया परिसीमन होगा, उससे दक्षिणी राज्यों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा। जी, ये एक बहुत बड़ा बयान है। प्रस्तावित परिसीमन विधेयक 2026 और 131 में संविधान संशोधन विधेयक के तहत लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 816 करने की योजना है। अच्छा। ऐतिहासिक रूप से देखें तो दक्षिण के राज्यों को हमेशा ये डर रहा है ना कि जनसंख्या नियंत्रण में उनके सफल प्रयासों के लिए उन्हें संसद में कम सीटों के रूप में एक तरह से दंडित किया जाएगा। हाँ, और ये डर पूरी तरह से तार्किक भी है। मतलब परिसीमन का मूल आधार ही जनसंख्या है। अगर उत्तर भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, तो गणितीय रूप से संसद में उनका दबदबा बढ़ना तय है। सही बात है। लेकिन जो नया डेटा और मॉडल सामने आ रहा है, वो एक मध्यम मार्ग निकालने की कोशिश कर रहा है। इसके तहत दक्षिण की सीटों की संख्या पूर्ण रूप से तो बढ़ेगी। जैसे उदाहरण के लिए तमिलनाडु की सीटें 39 से बढ़कर 59 हो जाएंगी। अच्छा। हाँ, लेकिन पूरे सदन में उनका जो प्रतिशत हिस्सा है, वो लगभग 23.87% के आसपास ही स्थिर रहेगा। इसे समझने के लिए हमें उस पुरानी पिज्जा वाली एनालॉजी को थोड़ा बदलना होगा। वो कैसे? मतलब ये ऐसा है जैसे पिज्जा का आकार बड़ा कर दिया जाए। आपको मिलने वाला टुकड़ा पहले से बड़ा होगा, लेकिन पूरे पिज्जा में आपका जो प्रतिशत हिस्सा है वो उतना ही रहेगा। हाँ, या फिर हम इसे कॉर्पोरेट शेयरों की तरह भी देख सकते हैं। बिल्कुल। मतलब जैसे किसी कंपनी ने नए शेयर जारी किए हों। पहले किसी के पास 100 में से 23 शेयर थे, अब कुल शेयर 150 हो गए और उस व्यक्ति के पास 35 शेयर है। संख्या तो बढ़ गई, लेकिन बोर्ड मीटिंग में उसकी वोटिंग पावर तो अभी भी 23% ही है ना। एकदम सटीक तुलना है ये। मतलब संख्या बढ़ने से राजनीतिक ताकत नहीं बढ़ी। जी, दक्षिण भारत की मुख्य चिंता सीटों की संख्या नहीं है, बल्कि नीति निर्माण में उनका दबदबा है। अगर प्रतिशत नहीं बदलता है, तो राष्ट्रीय नीतियों पर उनका प्रभाव सुरक्षित रहता है। ये हमारे संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर को टूटने से बचाने के लिए एक बहुत ही कूटनीतिक समाधान है। संघीय ढांचे से निकलकर अगर हम व्यक्तिगत नागरिक अधिकारों पर आएं, तो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही दिलचस्प फैसला आया है आज। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान विशेष गहन संशोधन, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं, उसके तहत कई लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। हाँ, ये काफी चर्चा में रहा था मामला। बाद में ट्रिब्यूनल ने उन्हें क्लियर कर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वे वोट दे सकते हैं। लेकिन जो असली बात है, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वोट न देना एक व्यक्तिगत विकल्प है। इसके लिए किसी को गिरफ्तार या दंडित नहीं किया जा सकता। देखिए, ये कोई सामान्य टिप्पणी नहीं है। हमारे देश में अक्सर अनिवार्य मतदान या कंपल्सरी वोटिंग को लेकर संसद में प्राइवेट मेंबर बिल आते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल आते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि लोकतंत्र में वोट देना एक कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने यहां अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की व्याख्या की है।
लोकतंत्र में चुप रहने का अधिकार या चुनाव की प्रक्रिया को नकारने का अधिकार भी उसी स्वतंत्रता का हिस्सा है। मतलब आप किसी को जबरदस्ती पोलिंग बूथ्स तक नहीं खींच सकते। और अधिकारों की इसी व्याख्या का सबसे जटिल रूप हमें आज धार्मिक और व्यक्तिगत कानूनों में देखने को मिल रहा है। आज 3 अलग-अलग मामले इस बात की गवाही दे रहे हैं। जी। पहला, सबरीमाला केस में 9 जजों की संविधान पीठ 2018 के फैसले पर पुनर्विचार कर रही है, जहां आवश्यक धार्मिक प्रथा यानी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का टेस्ट केंद्र में है। हाँ। दूसरा, छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बना दी है। बिल्कुल। और तीसरा मामला है सुप्रीम कोर्ट 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत एप्लीकेशन एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका की जांच कर रहा है। इसमें महिलाओं के प्रति विरासत और उत्तराधिकार के प्रावधानों को भेदभावपूर्ण बताया गया है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इन तीनों मामलों के मूल में एक ही संवैधानिक टकराव है। कौन सा टकराव? अनुच्छेद 14 बनाम अनुच्छेद 25 यानी समानता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो आवश्यक धार्मिक प्रथा का सिद्धांत है ना, ये अदालतों के लिए हमेशा से एक सिरदर्द रहा है। जज कोई धर्मशास्त्री या मौलवी तो है नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी उन्हें ये तय करना पड़ता है कि किसी धर्म का मूल क्या है और क्या सिर्फ एक बाहरी परंपरा है। यही कारण है कि ये टेस्ट इतना विवादास्पद है। खैर, छत्तीसगढ़ का यूसीसी की तरफ बढ़ना ये भी दिखाता है कि केंद्र सरकार पूरे देश में एक साथ यूसीसी लागू करने के बजाय राज्यों के माध्यम से इसे धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। जैसे पहले उत्तराखंड ने किया था। सही बात है। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से देश के भीतर व्यक्तिगत स्वायत्तता की रक्षा कर रहा है, ठीक उसी तरह भारत सरकार वैश्विक मंच पर अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता को आक्रामक रूप से सुरक्षित करने में लगी है। जी। और ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टोकर और प्रधानमंत्री मोदी की जो बातचीत हुई है वो इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है। ऑस्ट्रिया यूरोपीय संघ का हिस्सा होते हुए भी अपनी ऐतिहासिक सैन्य तटस्थता यानी न्यूट्रलिटी के लिए जाना जाता है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया संकट पर दोनों नेताओं का ये स्पष्ट बयान कि सैन्य कार्रवाई से कोई समाधान नहीं निकलेगा, यह पश्चिमी देशों को एक बहुत बड़ा कूटनीतिक संदेश है। मतलब भारत ये साफ कर रहा है कि शांति वार्ता ही एकमात्र रास्ता है और वो किसी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन कूटनीति सिर्फ बयानों तक सीमित तो रहती नहीं है ना। इसकी एक भारी आर्थिक कीमत भी चुकानी पड़ती है। वो कैसे? देखिए, अमेरिका ने भारत को रूसी और ईरानी कच्चे तेल की खरीद पर दी गई छूट, जिन्हें वेवर्स कहते हैं, उन्हें बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। अच्छा। इसके जवाब में भारत अब सक्रिय रूप से अपनी ऊर्जा खरीद का विविधीकरण कर रहा है, यानी डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। अब अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और खुद अमेरिका से खरीद पर जोर दिया जा रहा है। जी। लेकिन यहाँ एक गंभीर सवाल उठता है, क्या भारत जैसी इतनी बड़ी और ऊर्जा भूखी अर्थव्यवस्था के लिए रातों रात अपनी सप्लाई चेन को मध्य पूर्व या रूस से हटाकर दक्षिण अमेरिका की तरफ मोड़ना व्यवहारिक है? मतलब क्या ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए सीधा खतरा नहीं है? ये जोखिम भरा जरूर लगता है, लेकिन इसे रातों रात लिया गया फैसला समझना गलत होगा। देखिए, भारत पिछले 1 दशक से अपनी ऊर्जा बास्केट को डाइवर्सिफाई करने की रणनीति पर काम कर रहा था। अच्छा, तो ये पहले से चल रहा था? हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये सच है कि अमेरिकी छूट का न बढ़ना एक तात्कालिक धक्का है जिससे हमारी लॉजिस्टिक लागत बढ़ेगी। लेकिन अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें ना, तो एक ही क्षेत्र, विशेषकर अस्थिर मध्य पूर्व पर अत्यधिक निर्भरता उससे भी बड़ा जोखिम है। ये भी है। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बाजारों में निवेश करना हमारी एक दीर्घकालिक हेजिंग रणनीति है। और अस्थिर मध्यपूर्व की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान और इजराइल के बीच 10 दिवसीय युद्ध विराम की घोषणा की है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। हाँ, ये वैश्विक ऊर्जा बाजारों के लिए थोड़ी राहत की बात है, क्योंकि वहां की जरा सी भी शांति सीधे कच्चे तेल की कीमतों को स्थिर करती है। और ये स्थिरता हमारे आयात बिल के लिए किसी ऑक्सीजन से कम नहीं है। एकदम सही कहा आपने। सामरिक कूटनीति का सबसे बड़ा परीक्षण ऊर्जा सुरक्षा में ही होता है, और यहीं से हमारा सामना उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन की कठोर वास्तविकताओं से होता है, जो आज के अखबार का एक और बहुत प्रमुख हिस्सा है। बिल्कुल। अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के मोर्चे पर एक बड़ी खबर है। भारतीय ऑटो सेक्टर में 2027 के लिए कैफे 3 यानी कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नियमों पर एक व्यापक सहमति बन गई है। जी। इसके तहत एक फ्लैटर कंप्लायंस कर्व लागू किया जाएगा और हल्के वाहनों के लिए वजन के आधार पर दी जाने वाली जो छूट थी उसे हटा दिया जाएगा।
जो लोग इस तकनीकी शब्दावली को नहीं समझते, उनके लिए ये जानना जरूरी है कि पुराने नियमों में एक बहुत बड़ा लूप होल था, मतलब एक बहुत बड़ी खामी थी। वो खामी क्या थी? पुराने नियमों में अगर कोई कंपनी भारी गाड़ी बनाती थी, जैसे बड़ी एसयूवी, तो उन्हें कार्बन उत्सर्जन के मामले में ज्यादा छूट मिल जाती थी। ये मान लिया जाता था कि भारी गाड़ी है तो ज्यादा धुआं तो देगी ही। अरे बाप रे। हाँ, इसका उल्टा असर ये हुआ कि कंपनियों ने उत्सर्जन कम करने की तकनीक पर पैसा खर्च करने के बजाय अपनी कारों का वजन बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि वे आसान नियमों के दायरे में आ सके। ये तो एक तरह से सीधा सीधा पर्यावरण नियमों के साथ मजाक था ना। मतलब आप गाड़ी भारी करके प्रदूषण का लाइसेंस ले रहे थे। बिल्कुल। और यही कारण है कि अब फ्लैटर कंप्लायंस कर्व लाया गया है। इसका सीधा मतलब है कि नियम अब एकदम सपाट हैं। अच्छा। चाहे आपकी गाड़ी का वजन कुछ भी हो, आपको एक तय सीमा से नीचे उत्सर्जन लाना ही होगा। भारी गाड़ियों के लिए अब कोई विशेष रियायत नहीं होगी। ये भारत के ऑटो सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। और देखिए, ये वेकअप कॉल सिर्फ भारत के अंदर से नहीं आ रहा है। यूरोपीय संघ यानी ईयू ने अपने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसे CBAM कहते हैं, उसके तहत 2028 तक 180 और नए उत्पादों को शामिल करने की योजना बनाई है। जी, ये भारतीय निर्यातकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसे अगर सरल भाषा में समझें तो ये एक तरह का ग्रीन टैरिफ या कार्बन टैक्स है। मतलब अगर भारतीय निर्यातक यूरोप में अपना सामान बेचना चाहते हैं तो उन्हें ये साबित करना होगा कि उनका उत्पादन पर्यावरण के अनुकूल है। बिल्कुल। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नया हथियार है। अब तक व्यापार युद्ध टैरिफ या सब्सिडी के नाम पर लड़े जाते थे, अब ये जलवायु परिवर्तन के नाम पर लड़े जा रहे हैं। सही बात है। जब ये 180 नए उत्पाद जुड़ेंगे ना, तो भारत के छोटे और मध्यम उद्योगों यानी MSME पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अचानक से उनका माल यूरोप में इतना महंगा हो जाएगा कि वे वहां की कंपनियों से प्रतिस्पर्धा ही नहीं कर पाएंगे। और इन कड़े नियमों का पालन करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने के लिए हमें इलेक्ट्रिक वाहनों यानी EV की बहुत जरूरत है। और EV बैटरी के लिए कोबाल्ट और तांबे जैसे क्रिटिकल खनिजों की। हाँ, वो तो बुनियादी जरूरत है। लेकिन यहाँ भी भारत को एक झटका लगा है। जाम्बिया के साथ इन खनिजों के खनन अधिकारों के लिए भारत की जो बातचीत चल रही थी, वो फिलहाल रुक गई है। अच्छा। हाँ, खबर कहती है कि माइनिंग राइट्स के पर्याप्त आश्वासन की कमी के कारण ऐसा हुआ। तो इसका असल मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि वहां का स्थानीय कानून और राजनीतिक ढांचा विदेशी कंपनियों को लंबे समय तक बिना किसी बाधा के खनन करने की गारंटी नहीं दे पा रहा है। हो। जाम्बिया अफ्रीका का एक प्रमुख खनन केंद्र है, लेकिन वहां अक्सर नीतियां रातों रात बदल जाती हैं। भारत के लिए ये इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि इन क्रिटिकल मिनरल्स की ग्लोबल सप्लाई चेन पर चीन का एक अधिकार है। हाँ, चीन तो हर जगह आ गया है इसमें। बिल्कुल। अगर जाम्बिया जैसी डील्स फेल होती हैं तो भारत का 2030 का EV लक्ष्य खटाई में पड़ सकता है। जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए खनिजों की जरूरत तो है, लेकिन जमीन पर विकास कार्यों और औद्योगिकीकरण का एक मानवीय मूल्य भी होता है, जिसे हम अक्सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के शोर में भूल जाते हैं। सही कहा आपने। और यही बात हमें महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की दो महत्वपूर्ण खबरों और आज के संपादकीय की ओर ले जाती है, जो बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की बात करते हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक निर्माण स्थल पर पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 4 बच्चों की दुखद मौत हो गई। ये बहुत ही भयानक है। और देखिए, ये केवल एक दुर्घटना नहीं है, ये एक क्रूर संस्थागत विफलता है। जब हम बुनियादी ढांचे के विकास की बात करते हैं तो सुरक्षा प्रोटोकॉल सबसे पहले दरकिनार किए जाते हैं। बिल्कुल। और इस त्रासदी को सीधे तौर पर आज के उस संपादकीय से जोड़कर देखा जाना चाहिए जो छत्तीसगढ़ के सक्ती में हुए बॉयलर विस्फोट पर लिखा गया है। हाँ, मैंने पढ़ा वो। इस संपादकीय का शीर्षक है क्रीपिंग रिस्क, यानी धीरे धीरे पनपने वाला जोखिम। लेखक का तर्क है कि औद्योगिक दुर्घटनाएं कभी भी अचानक नहीं होती। वो उन छोटे छोटे जोखिमों जैसे ओवर प्रेशर और स्केलिंग का परिणाम होती हैं, जिन्हें लंबे समय तक अनदेखा किया जाता है। और ये संपादकीय सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति की बहुत तीखी आलोचना करता है। निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकारों ने सरप्राइज इंस्पेक्शंस यानी अचानक होने वाले सरकारी निरीक्षणों को कम कर दिया है और सेल्फ सर्टिफिकेशन को बढ़ावा दिया है। मतलब कंपनी से कहा गया है कि आप खुद ही लिख कर दे दीजिए कि आपके यहाँ सब सुरक्षित हैं। जी। जब कोई जवाबदेही ही नहीं होगी, जब सरकारी इंस्पेक्टर चेक करने ही नहीं आएगा, तो बॉयलर फटने या गड्ढों में बच्चों के डूबने जैसी घटनाएं इस क्रीपिंग रिस्क का ही तो नतीजा होंगी ना।
आप निवेश के नाम पर इंसानी जान की कीमत तय नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। यह नीति निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी दुविधा है, आर्थिक विकास की गति को बनाए रखना और साथ ही जमीनी स्तर पर कड़े सुरक्षा मानकों को लागू करना। वर्तमान में देखा जाए तो ये संतुलन पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। और संतुलन की बात करें तो महाराष्ट्र की राजनीति भी इन दिनों अपने संतुलन को तलाश रही है। चुनाव आयोग ने 12 मई को विधान परिषद यानी एमएलसी की 9 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। जी। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले ये कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये सभी राजनीतिक दलों के लिए एक लिटमस टेस्ट होगा कि वे अपने अंदरूनी गठबंधनों को कितनी मजबूती से संभाल पा रहे हैं। बिल्कुल। विधान परिषद चुनाव अक्सर राजनीतिक शक्ति संतुलन और पार्टी के भीतर के असंतोष को सतह पर ला देते हैं और इससे राज्य के शासन की स्थिरता सीधे तौर पर प्रभावित होती है। राज्य से ही खेल प्रशासन का एक सकारात्मक मॉडल भी सामने आया है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी एमसीए ने घरेलू क्रिकेटरों की वित्तीय स्थिरता के लिए 3 ग्रेड वाला प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू किया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी पहल है। हाँ, इसमें ग्रेड ए के खिलाड़ियों को 12 से 20 लाख रुपए तक मिलेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाशक्ति बनने के लिए एक मजबूत घरेलू ढांचा बहुत जरूरी है। मतलब खिलाड़ी केवल अपने जुनून पर तो नहीं खेल सकते ना, उन्हें वित्तीय सुरक्षा चाहिए होती है। सही बात है। और यही बात उस संपादकीय में भी उठाई गई है जो आर वैशाली की महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जीत में लिखा गया है। जी। ये जीत भारतीय शतरंज के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन लेख चेतावनी देता है कि हमारे पास महिला खिलाड़ियों के लिए डेप्थ या सिस्टम स्तर पर समर्थन की भारी कमी है। हाँ, ये एक कड़वी सच्चाई है। वैशाली या हम्पी जैसी खिलाड़ी अपने दम पर उभरती हैं, न कि किसी मजबूत संस्थागत ढांचे की वजह से। बिना व्यवस्थागत समर्थन के अपवाद कभी नियम नहीं बन सकते। बिल्कुल। जब तक निचले स्तर पर खिलाड़ियों को एमसीए जैसी वित्तीय सुरक्षा और संस्थागत समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक हम सिर्फ ऐसी व्यक्तिगत उपलब्धियों पर ही निर्भर रहेंगे। सिस्टम की इन कमियों पर आज एक और बेहद प्रासंगिक संपादकीय छपा है जो शशि थरूर ने लिखा है। ये न्यायपालिका पर केंद्रित है। जी, मैंने देखा वो लेख। उनका तर्क है कि भारतीय अदालतों में जो 5 करोड़ मुकदमों का बैकलॉग है, वो सिर्फ एक प्रशासनिक समस्या नहीं है, बल्कि एक पूर्ण मानवाधिकार संकट है। उन्होंने 3 मुख्य सुझाव दिए हैं। क्या है वो सुझाव? पहला, ट्रायल या जमानत के लिए 1 से 2 साल की अनिवार्य सीमा। दूसरा, केस मैनेजमेंट के लिए एआई का उपयोग। और तीसरा, पहुंच बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय बेंचों की स्थापना। देखिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड एक पुरानी कहावत है, लेकिन 5 करोड़ लंबित मामलों के साथ ये सचमुच एक राष्ट्रीय आपातकाल बन चुका है। क्षेत्रीय बेंचों की मांग तो बहुत पुरानी और तार्किक है, ताकि दक्षिण या पूर्वोत्तर भारत के गरीब वादियों को न्याय के लिए दिल्ली ना आना पड़े। वो तो ठीक है, लेकिन थरूर के जो पहला सुझाव यानी 1 से 2 साल की अनिवार्य सीमा, तो उस पर मुझे थोड़ी आपत्ति है। क्यों? देखिए, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर जहां हमारे पास जजों का इतना भारी अभाव है, क्या ये नियम बिना सोचे समझे और जल्दबाजी में दिए गए गलत फैसलों का कारण नहीं बनेगा? मतलब बिना जजों की संख्या बढ़ाए सिर्फ एक टाइमलाइन थोप देना तो सिस्टम को और क्रैश कर देगा ना? हाँ, ये एक बहुत ही व्यवहारिक चिंता है आपकी। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधरेगा तो टाइमलाइन सिर्फ कागजी बनकर रह जाएगी और त्वरित न्याय के चक्कर में कहीं सही न्याय पीछे छूट जाए। बिल्कुल। इसी तरह मुकदमों के प्रबंधन में जो एआई के उपयोग की बात है, वो भी बहुत सावधानी की मांग करता है, क्योंकि एआई के एल्गोरिदम में भी इंसानों की तरह पूर्वाग्रह यानी बायस हो सकते हैं। सही कहा। मुकदमों और अदालती चक्करों की बात चली है तो जन स्वास्थ्य से जुड़े एक नए कानूनी कंसेप्ट को भी आज एक अन्य संपादकीय में उठाया गया है। अच्छा, वो कौन सा कंसेप्ट है? संपादकीय मांग कर रहे हैं कि भारत में नो फॉल्ट वैक्सीन इंजरी कॉम्पनसेशन एक्ट होना चाहिए। सामान्य टॉर्ट लॉ है तो ये होता है ना कि अगर किसी को नुकसान होता है तो उसे अदालत में साबित करना पड़ता है कि किसकी गलती थी। हाँ, सामान्य कानून तो यही कहता है। लेकिन यहाँ तर्क अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार से जुड़ा है। गलती साबित करने की आवश्यकता से हटकर ये मांग की जा रही है। ये बहुत ही प्रगतिशील सोच है। देखिए, जब सरकार जनहित में कोई बड़ा टीकाकरण अभियान चलाती है और मान लीजिए लाखों में से किसी एक व्यक्ति को वैक्सीन का गंभीर साइड इफेक्ट हो जाता है जी, तो उसे अपनी बीमारी के साथ अदालतों के चक्कर नहीं काटने चाहिए। नो फॉल्ट का मतलब है कि बिना ये साबित किए कि गलती किसकी थी, राज्य को उस व्यक्ति को तुरंत मुआवजा देना चाहिए,
क्योंकि उसने समाज की भलाई के लिए वो टीका लिया था। बहुत ही उम्दा विचार है ये। और प्रगतिशील मॉडल की बात करें तो भारत सिर्फ नीतियां आयात नहीं कर रहा है, बल्कि उनका निर्यात भी कर रहा है। जी। 2011 में शुरू किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM अब 10 करोड़ परिवारों तक पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस विकास मॉडल को अब इथियोपिया और केन्या जैसे अफ्रीकी देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अरे वाह, ये तो दक्षिण-दक्षिण सहयोग यानी साउथ-साउथ कॉपरेशन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मतलब भारत की सॉफ्ट पावर अब सिर्फ योग या बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का ये जो मॉडल है, ये अफ्रीका की जमीनी हकीकत से काफी मेल खाता है, इसलिए वहां इसकी मांग बढ़ रही है। तो देखिए, एक तरफ हम अपना विकास मॉडल एक्सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ तकनीक हमारे लिए नए खतरे पैदा कर रही है। विश्लेषण की शुरुआत में मैंने जिस AI गार्ड डॉग का जिक्र किया था, अब जरा उस पर आते हैं। हाँ, वो एंथ्रोपिक का मॉडल। बिल्कुल। एंथ्रोपिक कंपनी ने माइथोस AI मॉडल पेश किया है। ये AI स्वायत्त रूप से मतलब ऑटोनॉमसली 0 डे कमजोरियों को खोज सकता है और उनका फायदा उठा सकता है। जो श्रोता इस तकनीकी शब्द से वाकिफ नहीं है, उन्हें बता दूं कि 0 डे सॉफ्टवेयर की वो खामी होती है जिसके बारे में सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी को भी पता नहीं होता। हैकर्स के पास इसका फायदा उठाने के लिए पूरा समय होता है और कंपनी के पास इसे ठीक करने के लिए 0 दिन होते हैं। देखिए, अब तक 0 डे कमजोरियों को खोजना मानव हैकर्स या सुरक्षा विशेषज्ञों का काम था, जिसमें महीनों लग जाते थे। हाँ। लेकिन अगर AI खुद ही बिना किसी मानवीय निर्देश के इन खामियों को ढूंढने लगे और सिस्टम में घुसपैठ करने लगे, तो ये तो साइबर सुरक्षा के अर्थशास्त्र को पूरी तरह से उलट कर रख देगा। बिल्कुल उलट देगा। ये सिर्फ एक तकनीकी विकास नहीं है, ये एक नई साइबर हथियारों की दौड़ यानी आर्म्स रेस की शुरुआत है। दुनिया भर की सरकारों को अब अपने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे पावर ग्रिड और बैंकिंग सिस्टम की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से नई रणनीति बनानी होगी। तो आज के इन सभी स्रोतों, लेखों और खबरों को अगर हम एक सूत्र में पिरोएं, तो ये स्पष्ट है कि भारत एक बहुत ही नाजुक और जटिल संतुलन पर चल रहा है। जी। एक तरफ हम परिसीमन के जरिए अपने घरेलू राजनीतिक प्रतिनिधित्व को टूटने से बचा रहे हैं, कूटनीति के जरिए अपनी ऊर्जा जरूरतों और रणनीतिक स्वायत्ता को सुरक्षित कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ क्रीपिंग रिस्क, कार्बन टैक्स और साइबर सुरक्षा जैसी आधुनिक चुनौतियों से भी जूझ रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, कोई भी नीति शून्य में काम नहीं करती। आज की ये पूरी चर्चा हमें ये समझने में मदद करती है कि हर समाधान के साथ एक नई चुनौती जन्म लेती है। एक कुशल विश्लेषक को हमेशा उन छिपे हुए परिणामों यानी अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस को देखने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी विचार के साथ मैं आज श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। आज हमने एक तरफ शशि थरूर के लेख में अदालतों और कानूनों को बेहतर बनाने के लिए AI की वकालत सुनी, और दूसरी तरफ उसी माइथोस AI को स्वायत्त रूप से हमारी सुरक्षा प्रणालियों को भेदते हुए देखा। जी। सोचने वाली बात यह है कि जब AI हमारे कानूनों का प्रबंधन कर सकता है और हमारी सुरक्षा को चकमा दे सकता है, तो वो दिन कितना दूर है जब AI स्वयं उन कानूनों और नीतियों का मसौदा तैयार करेगा जिन पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। द हिंदू रेडियो के इस गहन विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।